अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली एनडीए सरकार ने रेलवे में महंगे दिन लाए हैं, ये कहना है जनता का। लेकिन सरकार का कहना है कि अच्छे दिन लाने के लिए कुछ कड़वी दवाइयां देनी पड़ती हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड का क्या कहना है इस पूरे मसले पर? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेन कुमार साहब हैं। अरुणेन जी, समय में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि क्यों जरूरत पड़ गई कि रेलवे किराए और माल भाड़े किराए में बढ़ोतरी की जाए? ये मैं आपको थोड़ा इस तरह से बताना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप पिछले 10 वर्ष में देखें तो सभी ने वृद्धि की है रेलवे को छोड़ के। चाहे आप ट्रक को देखें, बस को देखें, कार टैक्सी को देखें, हवाई जहाज को देखें, लेकिन रेलवे ने अपनी जो कॉस्ट है उस पर अंकुश लगा के रखा और उसको इंटरनल एफिशिएंसी के द्वारा बढ़ाया है और उसको काबू में रखा। पिछले वर्ष और उससे 1 साल पहले थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अगर टोटल सिनेरियो को देखा जाए तो अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे कि अगर रेलवे को अपनी स्कीमें, अपनी परियोजनाएं आगे बढ़ानी है तो धनराशि की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये बढ़ोतरी का निर्णय, सिफारिश पिछले इस साल फरवरी में की थी। जो बजट में जो हमारे अनुमान आंकड़े हैं आय के और व्यय के, वो भी इसको लिए हुए हैं। और उस समय चूंकि ये चुनाव की बात थी तो इसको चुनाव की बात के लिए रखा गया था। 16 मई को हमने इसको लगाया था उसको, लेकिन विड्रॉ करना पड़ा। तो अभी जो निर्णय लिया गया है वो कोई नया निर्णय नहीं है, वो पुराने निर्णय को लगाने वाली बात की गई है। और ये निर्णय उस समय का है जो वोटर अकाउंट में बजट की बात करते हैं। तो ये स्थिति है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है ये मैं दोबारा बता दूं कि यात्री भाड़े पे अभी हम जैसे पिछले वर्ष 38,000 करोड़ रुपए की आय हुई थी और हमारा नुकसान या सब्सिडी उस पर कहीं 26,000 करोड़ की थी। इस बार जो अभी बढ़ा है किराया, इससे हम करीब 4,2500 करोड़ रुपया यात्री भाड़े से ले पाएंगे। तो बाकी अभी भी हमारे पास काफी सब्सिडी है और थोड़ा बहुत हमने माल भाड़े पे इसलिए बढ़ा है, जो 4,000 करोड़ बाकी पैसा मिलेगा वो हम माल भाड़े से इसमें ले पाएंगे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दाम खपत रेलवे को एग्जिस्टिंग सेवाओं को चलाने के लिए है, वो अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हमको थोड़ा बहुत किराए में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था। लोग ये जानना चाहते हैं कि सुविधा के नाम पे उन्हें क्या मिलेगा, क्योंकि कितनी असुविधा होती है इससे रेलवे मंत्रालय भी वाकिफ है, हम लोग, आप भी वाकिफ है, हम सब वाकिफ है। तो सुविधा के नाम पर इस किराए बढ़ोतरी के बाद आप लोग क्या देंगे? बजट क्योंकि आने वाला है, रेल बजट पेश होने वाला है। देखिए, बजट की बात तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ये सोचें कि पिछले 10 वर्षों में हमने कितनी नई यात्री सेवाएं चलाई हैं। तो हर साल करीब 80 से 100 नई ट्रेनें चलाते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। हालांकि हम भी हर ट्रेन में बुकिंग, जरूरत से ज्यादा वेट लिस्टिंग दिखती है कुछ सेक्टर्स में, लेकिन ये ट्रेन नई चलाना एक बहुत बड़ी यात्री सुविधा है। पैसेंजर जो के लिए स्टेशनों पे पिछले 10 वर्षों में काफी काम किया गया है। ये इसको इस तरह से ना सोचा जाए कि चूंकि अभी हमने बढ़ाया गया तो कल से एक और कोई नई सेवा शुरू कर दी जाएगी। ये तो एक कंटिन्यूअस प्रयास है जिसमें हमेशा लगे रहते हैं और कभी हमने अपने आप को धन की कमी और यात्री सेवा को जोड़ा नहीं है। यात्री सेवा हमेशा रखती रही है। नई ट्रेनें दी हैं तब भी हमने यात्री दाम नहीं बढ़ाए गए, या पैसेंजर को स्टेशन में सुविधा देते हैं तब भी दाम नहीं बढ़ाए गए। ये हमको जो हमारा बैकलॉग है, जो किटी खत्म हो चुकी थी और उसको हम अगर हम जर्जर अवस्था में चले जाएं और फिर सरकार सब्सिडी ले, इसलिए किराए बढ़ाए गए। लेकिन सुविधा तो हम बढ़ाते रहेंगे ही, ये तो हमारा ध्येय है, ये हमको रहना है क्योंकि भारतीय रेल जनता के लिए है, आम जनता के लिए है। इसलिए सुविधाओं पर हमेशा ध्यान देंगे। और सबसे बड़ा जो कदम लिया है वो सफाई के लिए लिया गया, जब हमने बायो टॉयलेट की इजाद करी एक देशी तकनीक से, जिसमें की सस्ती तकनीक है, पूरी देशी तकनीक है, और कुछ बायो टॉयलेट हमने ट्रेनों में लगा दिए जिससे स्टेशनों पे गंदगी ना हो। और गंदगी एक बहुत बड़ा फीचर है जिसपे हमने इस भारतीय रेल ने एक मुहिम छेड़ी हुई थी 9 जून से, जिसमें हर स्टेशन पे 68 मंडलों में एक दिन एक डीआरएम सारी टीम के साथ जाके इंस्पेक्शन करेगा। मैंने भी खुद जांच करी और टीम को पाया कि इंस्पेक्शन करा था। और सुविधा चाहे कोटा स्टेशन ले लें, बंबई स्टेशन ले लें, नई दिल्ली स्टेशन ले लें, और भी कलकत्ता हावड़ा स्टेशन देखा मैंने, ये यहाँ पे चेंज सफाई के ऊपर विशेष अभियान चलाए गए। बात ये उठती है कि अब सफाई की अगर बात करी जाए तो सफाई में गंदगी कोई यात्री कम करे या इस्तेमाल करने वाले लोग कम करें तो सफाई अपने आप बनी रहती है। जब आदमी को सीट नहीं मिलता, वेट लिस्ट में जाना पड़ता है, तो वहीं से उनकी परेशानी शुरू हो जाती है और वहीं से सवाल उठने लगता है कि आखिर रेल मंत्रालय कर क्या रहा है।
तो ये जो मूलभूत जो जरूरतें हैं यात्रियों की कि आप ट्रेन सीट उनको सीटें दें, बर्थ दें, इसके अलावा सुरक्षा दें, खाना पीना ठीक हो, इसके लिए क्या करने जा रही, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले सीट की बात की जाए। अगर सीट को सप्लाई और डिमांड का सिनेरियो है, आप डिमांड काफी अधिक है और आप उस डिमांड को मैच नहीं कर पाते हैं, तो क्या करा गया, वो करा गया कि एटलीस्ट उस समय जब फेस्टिवल्स होते हो, मेला होता हो या कोई विशेष रिक्रूटमेंट होता हो, उस समय एक विशेष गाड़ी चलाई जाए, और चलाते भी हैं, या जो अधिक अभी एग्जिस्टिंग गाड़ी है उसमें एक्स्ट्रा डब्बे लगाए जाए। ये दोनों चीज की जाती हैं। एक अभी जो प्रयोग किया गया था प्रीमियम प्राइसिंग वाला, उसमें यह था कि थोड़ा अधिक दाम देके अगर कोई यात्री जाना चाहता है तो उसको कंफर्म रिजर्वेशन दिया जा सकता है। कुछ ट्रेनों में जो नई ट्रेन चलाई गई थी, एग्जिस्टिंग ट्रेनों को नहीं छेड़ा गया था, लेकिन बात यह उठती है कि क्योंकि सीटें कम हैं और जितनी हम बढ़ाते जा रहे हैं सीटें, ऐसा नहीं कि हर साल हम नई सीटें ट्रेन में सिस्टम में नहीं छोड़ते हैं, वो सीट आने के बावजूद भी डिमांड काफी अधिक है और इसलिए ये बात पैदा होती है। ये चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि नई ट्रेनें और चलाई जाए, लेकिन जहां नई ट्रेनें चला दें तो संसाधनों की और आवश्यकता चलती है, फिर ट्रेनें लेट होती हैं, तो बात हमारे पर वापस आ जाती है। लेकिन ये केवल त्योहारों के ही मौसम में नहीं होता, क्योंकि आम तौर पर भी जनरल समय में भी जो होते हैं, जब ट्रेन में माना जाता है कि भीड़ नहीं, तो चाहे वो त्योहार के समय को हटा दे, छुट्टियों के समय को हटा दे, उस समय भी रिजर्वेशन नहीं मिलता किसी भी ट्रेन में, वेट लिस्ट ही होता है। वही बात मैं कह रहा हूं कि रिजर्वेशन इस समय चूंकि कंप्यूटर बेस्ड है तो पारदर्शिता काफी अधिक है, और आप कंप्यूटर पे जाते हैं और टिकट मिलता है। जब पहले जितनी सीटें वो भरी जाती हैं, उसको वेट लिस्ट तभी आता है जब एग्जिस्टिंग सीट जो एलोकेट की गई हैं वो पूरी हो चुकी हो। पहले जो बात उठती थी कि सीट हमको नहीं देता है या कोई गलती करता है या पारदर्शिता की कमी है, वो बात तो अब सब खत्म हो चुकी है। तो बात वही आती है कि हम सिस्टम में और सीट छोड़ें जिससे कि यात्रियों को मिल सके, और वो उसका जरिया और ट्रेन चलाएं। उसका जरिया ये है कि ट्रेन समय पर चलनी चाहिए। नई ट्रेन चलाते हैं तो ऐसा ना हो कि कंजेशन हो जाए। तो इस चीजों को ध्यान रखते रखते हम जो खर्चा हमारा होता है उसको इन्वेस्टमेंट ऐसे बनाए जाए जिससे कि ये चीजों का ध्यान दिया जाए। इसमें हम जो है कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मोबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीजों का एक संगम है, और जिससे कि आपको हर बजट में आपको सुनना पड़ता है कि इस साल हम 100 ट्रेनें चला रहे हैं या 90 ट्रेन चला रहे हैं या कुछ ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। तो दुर्घटनाएं होती हैं लगातार, उस पर रोकने के लिए क्या है? देखिए, भारतीय रेल की दुर्घटनाओं में दो तरह से देखा जाए। एक तो आंकड़ों की नजर से समझा कि कितनी हमारी दुर्घटना हो रही है। तो अब हम लोग जो है, जो आप समझ लें 7-8 साल पहले करीब 400 के आसपास थे, अब हमको 130-120 के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्घटना का कारण जिस समय है अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, उसमें भी जो यात्री हैं, जो कार से हैं, बस से हैं, ट्रैक्टर से हैं, कई बार पाया गया है, करीब 80% केसों में ये पाया गया है कि वो या तो रेसिंग कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे हम निकल जाएंगे, या ट्रेन ने हॉर्न दिया हो उसको ध्यान नहीं दिया होगा, या कान में माइक्रोफोन लगा के वो बातचीत हो रही होगी, स्पीकर लगाए हुए होंगे, या कार के अंदर ज्यादा म्यूजिक चल रहा है जिससे कि उनको समझ में नहीं आ पाता। दूसरी चीज अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग में जब देखते हैं, जब दूर से गाड़ी आती है तो ये लगता नहीं है कि तेज गति की गाड़ी है, जब ये बहुत पास आ जाती है तो आप एकदम निकल जाती है, तो वो जो लगता है कि स्पीड कम है और हम निकल जाएंगे क्रॉस करके, वो रह जाता है। इस दिशा में हमने कदम उठाए हैं कि इसको कैसे कम किया जाए। हमारे पास 5 वर्ष पहले 16,100 करीब अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग थे, जो घट के करीब 11,000 के आसपास आ गए हैं। 5,000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग हमने कम कर दिए हैं, और इसका खर्चा सेंट्रल रोड सेस फंड से होता है, और आगे भी हम कम करते जाएंगे अगर हमको पैसा धनराशि। ट्रेन एक्सीडेंट की बात, ट्रेन एक्सीडेंट जो बाकी बचे, ट्रेन एक्सीडेंट्स में रेल जो फ्रैक्चर है इसको हमको ध्यान देना है। इसमें ओवरऑल रेल फ्रैक्चर्स तो काफी कम हो गए हैं, लेकिन जो एक रेल फ्रैक्चर से दुर्घटना होती है, किसी को चोट लगती है, तो सबसे अगर ओवरऑल चीज देखी जाए तो ये ध्यान दिया गया है कि अगर दुर्घटना हो तो किसी की जान की हानि ना हो, चोट लगे तो कम लगे, और दुर्घटना में किसी की अनदेखी में जान न जाए। इस पे काम काफी हुआ है दोनों तरफ से। दुर्घटना पहले होना, अगर हो तो चोट न लगे। तो ये नए कोचेज आए हैं, एलएचबी डिजाइन के कोचेज, इसमें काफी ऐसे एंटी क्लैम्बिंग फीचर हैं, अंदर ऐसी चीजें बनाई गई हैं कि इसमें चोट नहीं लगती है, ड्रेल कम होते हैं, चाहे पटरी टूट भी जाए तब भी ये निकल जाते हैं, कुछ मैंने कई बार देखा है। और इनकी जो नीचे के बोगी है और इंजन का वो ऊपर का डब्बा है, दोनों अलग नहीं होते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। पुराने डिजाइनों में ये फीचर नहीं था, ये बदलाव धीरे धीरे करके आ रहा है। खान पान की सुविधा कैसे बढ़ाएंगे, और टाइमिंग जो है ट्रेनों की टाइमिंग, समय पर आए समय पर जाएं, इसके लिए क्या करें? देखिए,
पहले मैं आपको खान पान की बात कर लूं। खान पान के लिए जरूरी है कि हम जो है पहले तो जो शिकायत है उसको समझें, फिर स्ट्रक्चर को ठीक करें। दोनों तरीकों से हमें ध्यान देना है। तो हम जो खान पान की शिकायत की हेल्पलाइन है उस पर जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, हर कंप्लेंट को गंभीरता से लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ज्यादातर हमें यह पाया गया है कि खान पान में यात्री को ओवरचार्जिंग की समस्या है, वो भी स्पेशली चाय को लेके, या खाना जो मांगा था वो नहीं दिया और दूसरे तरह का खाना दीजिए जो ज्यादा महंगा था। इन दोनों पे ध्यान दिया गया है कि इसको कम करा जाए कि और इसको स्ट्रक्चरली कम किया जाए कि ऐसे कैसे होगी, उसमें बताया जाए कि ये सब चाय या खाना इतने रुपए का है, यात्री को पता हो कि रेट क्या है। नंबर 2, अब हम ये चाहते हैं कि खाना अच्छा बने। वो इसलिए हो सकता है अगर खाने बनने वाली जगह को हम कंट्रोल कर रखेंगे, एक बेस किचन बना दिया जाए जहां से सारा खाना जाएगा, तो वही खाना आपको दिया जाएगा। तो या प्री कुक खाना जाएगा, वो सबको दिया जाएगा। तो खाने को हर स्टेशन में बनाना, हर ट्रेन में बनाना, वो चीज कम करके एक बेस जहां पे बहुत अधिक मात्रा में बने, इससे फायदा ये भी होगा कि उसकी जो दाम है वो कम आएंगे। तो ये चीज समझने की और दोनों दिशा में काम हम कर रहे हैं जिससे कि हम इसको सुधार सकेंगे। ट्रेन की टाइमिंग को लेकर समयबद्धता पे आप आए, हमारे पास सब ट्रेनों का लिखा जोखा हर सुबह किया जाता है, कितनी ट्रेनें राइट टाइम चली, कितनी ट्रेनें राइट टाइम नहीं चली। ज्यादातर अब ये पाया जाता है कि हम उस क्षमता पे पहुंच चुके हैं कि ज्यादा ट्रेन इंट्रोड्यूस करने से वो ट्रेन समय नहीं पहुंच पाएगी। प्लेटफॉर्म की कमी हो सकती है, आगे मालगाड़ी चल रही है, सिग्नल खराब हो सकता है। लेकिन जो हमारे अब इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं वो इसी दिशा में कर रहे हैं कि हम कैपेसिटी जनरेट करें या मोबिलिटी बनाएं, जिससे कि अगर ट्रेन चली, अभी हमारी सबसे ज्यादा तकलीफ है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, बिहार, पटना, मुगलसराय, इलाहाबाद और लखनऊ, कानपुर सेक्शन में, जहां ज्यादा ट्रेनें समय से देरी हो जाती है। ये चीज हमको अपना जो पैसा हम लगाएंगे इसी दिशा में लगाएंगे, जिससे सिग्नलिंग इंप्रूव करें, नई लाइन बिछाने की योजना बनाएं, नए प्लेटफॉर्म की योजना बनाएं, जिससे ये दूरी, ये जो तकलीफ कम हो सके। सर, एनडीए सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है रेलवे में बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन के लिए कितना हमारा रेलवे तैयार है और ये इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बुलेट ट्रेन तो एक कमर्शियल नेम है, बट बेसिक इश्यू है कि हाई स्पीड का मतलब ये होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की ट्रेन चलाई जाए। यानी मतलब ये हुआ कि मुंबई अहमदाबाद ले लीजिए या दिल्ली लखनऊ ले लीजिए, आप 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। अगर आप 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। ये एक सोच ही अलग है। इसकी पटरियां दूसरी तरह बनाई जाएंगी, अलग बनाई जाएंगी, इसके डब्बे अलग तरह के होंगे, सिग्नलिंग अलग तरह की होगी, स्टेशन सब तरह अलग अलग चीजों की होती है। तो जो हमने कॉरिडोर आइडेंटिफाई किए थे, 7 कॉरिडोर, उसमें देखा गया था कि ये ट्रेनें चल सकती हैं, लेकिन इसका बिछाने का और ट्रेन खरीदने का खर्चा काफी अधिक है। अधिक का मतलब ये कि अगर हम नॉर्मल ट्रेन बिछाते हैं, पटरियां बिछाते हैं, तो करीब 8 से 10 करोड़ प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है। इनका खर्चा करीब 100 करोड़ प्रति किलोमीटर का पहुंच रहा था, करीब 10 गुना ज्यादा। तो इसलिए हमने एफडीआई का एक रूट अपनाया है और हमने सिफारिश की है सरकार को कि इसमें एफडीआई पूरी तौर से लाई जाए। पूरी तौर से मतलब पटरी बिछाना, ट्रेन चलाना, ट्रेन लाना, सेफ्टी देखना, और हम उनको जमीन अधिग्रहण में मदद करेंगे। ये अब आएगा और हम भी चाहते हैं कि इसमें आए, क्योंकि हाई स्पीड में हम लोग थोड़ा देश पूरे संसार की तुलना में पीछे रह गए हैं, और लेकिन इस पे काम अब शुरू हो चुका है। तो कब तक ये बुलेट ट्रेन देश में आ जाएगा? संसार का एक्सपीरियंस लिया जाए, जिन देशों ने किया, शुरू करने से अंत तक जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो करीब 12-13 साल से 8-9 साल तक के बीच में रहे हैं। लेकिन शुरू करना एक बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन हम शुरू करेंगे तो हम ध्येय पे पहुंच जाएंगे। तो अब आप देखिए धीरे धीरे करके बुलेट ट्रेन भारत में उतरने में 7-8 साल लगेंगे अगर शुरुआत की जाए तो कितनी दूरी की है, किस तरह की है, बट पूरे देश, बाकी अन्य देशों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि शुरुआत से अंत तक, 1 साल तो केवल टेस्टिंग का टाइम है कि सही समय सारे सेफ्टी सिस्टम चेक किए जाएं, अलग अलग तरीके से चेक किए जाएं। बिछाने में समय लगेगा, टेंडरिंग में समय लगेगा, फिर खरीदारी, हर एक का अलग अलग समय है। तो और धनराशि की भी आवश्यकता है। तो कैसे कैसे करी जाएगी। अब जो एक्सपीरियंस 9 से 10 साल कम से कम आया, हम भारत बाकी देशों के एक्सपीरियंस से कुछ समझ के देख के कितना कम कर सकता है, यह अब समय बताएगा। सर, और बाकी रेलवे में आप एफडीआई लाने की तैयारी है, ला रहे हैं आप लोग? देखिए, एफडीआई का हमारा 2 रूप है। एक तो ये कि जो नए सेक्टर्स हैं, नए सेक्टर मतलब न्यू फ्रेट लाइंस, हाई स्पीड, पोर्ट लाइंस पे हम ज्यादा 100% की बात करते हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेनें चल रही हैं उसमें हमारा एफडीआई का कोई इरादा नहीं है,
क्योंकि हम जो सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है उसको हम छेड़ना नहीं चाहते। ऑपरेशन में हम जो एग्जिस्टिंग ट्रेनों के ऑपरेशन में हम बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि सेफ्टी का मामला है और सेफ्टी हमारी जिम्मेवारी है। हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई नई चीज लग रही है और हमको कोई ऐसा बताए कि हम आपको तकनीकी अच्छी चीज सस्ते दामों पे और सही समय पे दे सकते हैं, तो क्यों नहीं हम जाएंगे। प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई, रेलवे को लेकर क्या बात हुई और आगे बजट को लेकर भी कुछ बातें हुई हैं प्रधानमंत्री से? देखिए, हम लोग को प्रेजेंटेशंस बुलाया गया था और प्रधानमंत्री ने हमारा जो आगे आने का विजन बहुत साफ तौर में बताया कि भारतीय रेल एक कॉमन आदमी की रेल है और कॉमन मैन के लिए जरूरी है और भारत के 125 करोड़ नागरिक हैं उनके लिए जरूरी है। और हमारे जो सबसे ज्यादा जोर ये दिया कि एक जो टूरिज्म का जरिया है, 125 करोड़ टूरिस्ट हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, इनको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल अपनी नई योजना बनाए। उत्तर पूर्व के दिशा में जहां टूरिज्म बढ़ नहीं पाया उस पर ध्यान दे, स्टूडेंट्स को टूरिज्म की ओर आकर्षित करे और जो हमारे रिलीजियस केंद्र हैं, जगह हैं, उन पे टूरिज्म जो जाना चाहते हैं अपने माता पिताओं को लेकर, उनको उसके ऊपर ध्यान दे और पहाड़ों में देखे कि जो ट्रेनें कैसे ट्रेनों से चल सकती हैं उस पर ध्यान दे। और सबसे ज्यादा मूलभूत बात उन्होंने करी कि भारतीय रेल एक भारत की पहचान का स्वरूप बने, क्योंकि भारतीय रेल भारत के लिए आवश्यक है और कोई भी जो भारत में समझना चाहे अगर भारतीय रेल को देखे तो उससे समझे कि भारत की क्या स्टैंडर्ड है। ये हमको उन्होंने एक बहुत बड़ा नया विजन दिया है, उस पर हम लोग काम करेंगे। सर, बजट आने वाला है, आप लोग क्या नई ट्रेनें फिर चलाएंगे? दूसरी बात की जो लोग कह रहे हैं कि महंगे दिन आएंगे, तो कुछ अच्छी बातें भी रेल बजट में होंगी आने वाले? देखिए, बजट में तो बजट में ही बात करेंगे, अभी तो हम कह नहीं पाएंगे। और क्या योजना है कुछ रेल की? देखिए, जहां तक इस समय 9 तारीख को बजट होगा, तो अब काफी समय नजदीक है, तो थोड़ा मेरा निवेदन है कि 9 तारीख का इंतजार करें। दरअसल कई योजनाएं हैं रेल बजट में, ये साफ होगा कि आम लोगों के लिए रेल मंत्रालय क्या देगा, नई सरकार क्या देगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भले ही किराया बढ़ा हो, रेल किराया बढ़ा हो, माल भाड़ा बढ़ा हो, लेकिन लोगों की मांग यही है कि रेलवे अपनी सुविधाएं बढ़ाए, उनको सुविधा मिले, सुरक्षा मिले और भी जो भी मूलभूत जरूरतें रेलवे की है वो आम लोगों को दी जाए। नई सरकार से आम लोगों को यही उम्मीदें हैं। इस समय कैमरा पर्सन आसिफ के साथ दिल्ली से नीरज कुमार।